हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह भैया सिलेबस के टॉपिक से पीछे चलते हुए, अपनी स्ट्रीक को मेंटेन करते हुए। 05 लेक्चर है आज बेटा, ठीक है। ओके सर, चलिए सेक्शन 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। चलिए आइए सेक्शन 43 की बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन 43 काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। सेक्शन 46 फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। सेक्शन 47 वोटिंग राइट्स। सेक्शन 48 वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट्स। सेक्शन 49 जो हमें आज करना है भैया, कॉल्स ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, कॉल्स इन एडवांस। सेक्शन 51 डिविडेंड ऑन पेड अप शेयर कैपिटल। सेक्शन 52 सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेक्शन 53 प्रोहाइबिशन ऑन इशू एट डिस्काउंट, issue of shares at discount. Sweat equity shares, sweat equity shares. Issue and redemption, section 55 issue and redemption of preference shares. Section 56 transfer and transmission of securities. Section 57 punishment for personation of shareholders. Section 58 refusal to register by company. Section 59 rectification of register of members. Section 60, section 61 alteration of share capital. Section 62 further issue of share capital. Section 63 bonus issue, that is bonus shares या issue of bonus shares. Notice to section 64 notice to ROC, notice to ROC. Section 65 section 66 reduction of share capital, reduction of share capital. Section 67 section 67 restriction on purchase of own shares. Section 68 buyback. Section 69 transfer to CRR. Section 70 prohibition
prohibition on buyback in certain cases, सेक्शन 71 डिवेंचर्स, और यहां पर हो जाता है खत्म। ओके है, ओके है यहां तक रिपोर्ट सबकी? हाँ, पुनीत कह रहा है सर आपकी वन शॉट वाली वीडियो में देखकर पता चला कि पिछले एडिशन में सिर्फ क्वेश्चन नहीं सेक्शंस भी थे। यस पुनीत बेटा, पिछला जो एडिशन आया था मेरे पास पड़ा है क्या यहाँ पे? पिछला जो लास्ट एडिशन आया था बेटा उसमें थ्योरी भी थी और क्वेश्चंस भी थे, लेकिन बच्चों के फीडबैक पे कि बच्चों ने कहा कि सर आप पढ़ाते तो मॉड्यूल से ही हो, इसीलिए फिर मैंने कहा कि ठीक है थोड़े पेजेस की बचत कर ली जाए, प्राइस भी कम कर दिया जाए, तो हमने फिर थ्योरी को हटा दिया। ठीक है, तो बच्चों के फीडबैक पे ही किया था, क्योंकि उसमें बच्चों ने कहा कि हमारे पास मॉड्यूल आईसीआई से आता है तो अलग से क्यों पैसे खर्चने। मैंने कहा ठीक है यार, रेलेवेंट। चलिए विपुल बेटा रोज 5 सेक्शन याद करके लिखे देखो, हो जाएंगे। चार्ट बनाकर याद करोगे, हो जाएंगे। चलिए ठीक है, चलिए आइए, होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन होमवर्क का है आज का। पहले टारगेट बता देता हूं, टुडेज टारगेट। चलिए प्लीज भाई आज मुझे मेरा टारगेट कंप्लीट कर देने देना, प्लीज 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 प्लीज। टुडेज टारगेट, ठीक है, ठीक है, टुडेज टारगेट दैट इज, आज का टारगेट हमें चालू करना है सेक्शन 49, 50, 51, 52, 53, 54। आज के टारगेट में बेटा ये 6 सेक्शंस हैं, ठीक है, प्लीज मुझे आज पूरा कराने देना। चलिए ठीक है, 6 सेक्शन आज मुझे कराने हैं। फटाफट से एक क्वेश्चन दिया था वो कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन दिया था मुझे बताओ? क्वेश्चन नंबर 1 या 2 ऐसा कुछ तो भी दिया था, रुको ये रहा। आरटीपी का क्वेश्चन है, आरटीपी का क्वेश्चन है, आइए करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, आरटीपी नवंबर 18 में आया था बेटा। एक कंपनी है ग्रोमोर लिमिटेड, जिसका शेयर कैपिटल बेटा अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स में डिवाइडेड था। अब कंपनी क्या करना चाहती है? चेंज करना चाहती है राइट्स को अपने शेयर्स की किसी क्लास से रिलेटेड। आपको प्रोविजन एक्सप्लेन करने हैं जो कंपनी को कंसेंट वगैरह लेने के लिए होते हैं। यानी ये क्वेश्चन डायरेक्टली किस पे था? सेक्शन 48 के ऊपर ये क्वेश्चन था, ठीक है। ओके सर, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48, सेक्शन 48 क्या कहता था भैया? वेरिएशन इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स विद कंसेंट। देखो अगर कोई कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है और वो चेंज करना चाहती है तो उसके पास पहला ऑप्शन है कि वो कंसेंट लेगी राइटिंग में, ठीक है, नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास और बाय मींस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, पास्ड एट अ सेपरेट मीटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास। अब यहां पर एक दिक्कत आ गई, बताओ क्या दिक्कत आई? यहां पर लिखा हुआ है 3/4 और हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल किताब में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था बताओ? कल यार हमने तो किताब में पढ़ा था 75%, यहां पर लिखा हुआ है 3/4। क्या अगर 3/4 और 75% यहां पर सेम ही होगा? नंबर ऑफ शेयर से जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही होगा। बट एक बारी लेट्स चेक कर लेते हैं, कंपनीज एक्ट खुला हुआ है क्या? हाँ कंपनीज एक्ट खुला हुआ है, ठीक है। तो एक बारी क्यों ना हम लोग अपनी नजरों से चेक कर लें
कि एक्ट में क्या लिखा हुआ है ना। जब आपको दिक्कत आए तो एक्ट में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। लेट्स चेक इट। क्या लिखा हुआ है देखिए, ये बेयर एक्ट है। यहां पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली में बेयर एक्ट में आईसीआई मॉड्यूल में तो उन्होंने इसको 75% कर दिया, बट बेयर एक्ट में ये वर्ड 3/4 लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज एक्ट, तो एक्ट इज सुप्रीम। एक्ट में जो लिखा है वही बात हुई। ठीक है, ओके सर। चलिए आगे चलते हैं। फिर भैया आपको यह चेक करना है कि जो आप चेंज कर रहे हैं या तो वो मेमोरेंडम में अलाउ होना चाहिए। अगर मेमोरेंडम या आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है तो आपको चेक करने हैं टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इशू, और वहां पर प्रोहाइबिशन नहीं होना चाहिए, वहां पर प्रोहाइबिशन नहीं होना चाहिए। और अगर एक क्लास के शेयर्स चेंज करने की वजह से दूसरी क्लास के शेयर होल्डर्स को इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो उस केस में उन दूसरी क्लास के शेयर होल्डर्स की भी 3/4 की कंसेंट लेनी होगी। ठीक है, ओके ओके सर। कैंसिलेशन ऑफ वेरिएशन, फिर नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि अगर 10% लोग खुश नहीं होंगे, ठीक है, अगर 10% लोग खुश नहीं होंगे तो वो किसके पास जा सकते हैं? ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं। कितने दिनों में? 21 दिनों में ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं। और फिर ट्राइब्यूनल का जो भी डिसीजन होगा कि चेंज होना है या नहीं होना है, वो फाइनल माना जाएगा, वो फाइनल माना जाएगा। और ट्राइब्यूनल का जब ऑर्डर आ जाएगा उसे 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा? आरओसी के पास सबमिट कर देना होगा। चलिए चलिए, तो आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं बेटा। ठीक है, आज की क्लास में स्टार्ट कर देता हूं, सुनिएगा। चलिए, सेक्शन नंबर 49, दैट इज लॉ कहता है कॉल ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, यूनिफॉर्म बेसिस इन सेम क्लास। इसको समझते हैं ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है राजीव बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें 1,00,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 1,00,000 इक्विटी शेयर्स हैं, जिसमें 50,000 राजू के पास है और 50,000 काजू के पास है। ओके सर, 1,00,000 इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू बेटा 10 रुपीज है, जिसपे हमने एप्लीकेशन पर 5 रुपया मंगाया है, यानी इसने भी 5 रुपया पे कर दिया और इसने भी 5 रुपया पे कर दिया। ओके सर, यस रईस बेटा, चलेगा। चलिए, अब कंपनी बेटा 2 रुपए कॉल मंगाना चाहती है, लेकिन सिर्फ राजू से मंगाना चाहती है, काजू से नहीं मंगाना चाहती। अभी क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? क्या कंपनी सिर्फ आधे शेयर्स पर कॉल मंगा ली और बाकी आधे शेयर्स पर नहीं मंगाई? क्या यह कंपनी कर सकती है? तो लॉ कहता है यूनिफॉर्म बेसिस, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा व्यवहार, एक जैसा व्यवहार। ठीक है, यूनिफॉर्म बेसिस मतलब एक जैसा। तो अगर कंपनी तुम्हें पैसा मंगाना है तो राजू से या काजू से, जो तुम्हें दोनों से पैसा मंगाना पड़ेगा। तुम्हें सारे शेयर्स जो सेम क्लास के हैं उन पर सेम कॉल मंगानी पड़ेगी। तुम भेदभाव नहीं कर सकती हो, तुम भेदभाव नहीं कर सकती हो। बट यही अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दूं
केस 2, अगर कंपनी के 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं। ओके, इस पे बेटा फेस वैल्यू 10 रुपए और अभी तक कॉल्ड अप किया हुआ है 5 रुपए, इसमें भी फेस वैल्यू 10 रुपए और कॉल्ड अप 5 रुपए। लेकिन अब कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपए मंगाना चाहती है, प्रेफरेंस पे कुछ नहीं मंगाना चाहती। क्या कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर्स पर 2 रुपए मंगा सकती है, हां या ना? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, क्योंकि आप सेम क्लास का जो है वो कर सकते हो, ये दोनों क्लास अलग है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, केस 3। केस 3, एक कंपनी है जिसके 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 5% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, फेस वैल्यू 10 रुपए 10 रुपए, कॉल्ड अप 5 रुपए 5 रुपए। कंपनी सिर्फ इन वाले शेयर्स पर 4 रुपए मंगवाना चाहती है। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? 4 रुपए मंगवाना चाहती है सिर्फ और सिर्फ 4% प्रेफरेंस शेयर से। द आंसर इज यस, क्योंकि ये क्लास अलग है, ये क्लास अलग है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि दोनों की क्लास अलग है, इसीलिए कंपनी जो है इन दोनों का अलग अलग कॉल मंगा सकती है। टाइप सेम है बट क्लास ऑफ शेयर्स अलग है। ठीक है, सो इस केस में टाइप सेम है, टाइप मतलब प्रेफरेंस शेयर है, लेकिन क्लास मतलब अलग अलग राइट्स वाले हैं, क्लास डिफरेंट है। इसीलिए इस वाले केस में बेटा जो ऊपर था उसमें टाइप भी अलग था और क्लास भी अलग थी। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट केस, कंपनी के पास 50,000 नॉर्मल इक्विटी शेयर्स हैं, 50,000 डीवीआर इक्विटी शेयर्स हैं, डीवीआर इक्विटी शेयर्स हैं। इस पे फेस वैल्यू 10 रुपए, इस पे फेस वैल्यू 10 रुपए, इस पे कॉल्ड अप 7 रुपए, इस पे कॉल्ड अप 7 रुपए। कंपनी इन शेयर्स पे रिमेनिंग 3 रुपीज मंगाना चाहती है, रिमेनिंग 3 रुपीज मंगाना चाहती है। ठीक है, रिमेनिंग 3 रुपीज मंगाना चाहती है। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? सिर्फ हमें क्लास देखना है मनप्रीत, सिर्फ क्लास अलग होनी चाहिए। अगर टाइप अलग होगा तो क्लास तो ऑटोमेटिकली अलग होगी बेटा मनप्रीत। ठीक है, सो द आंसर इज यस, क्योंकि यहां पर टाइप सेम है बट क्लास डिफरेंट है। अगर क्लास डिफरेंट है तो भैया आप कर सकते हो, अगर क्लास डिफरेंट है तो आप कर सकते हो। तो आइए किताब से पढ़ते हैं, लेट्स रीड इट फ्रॉम द बुक। यहां से पढ़ेंगे, देखिए सीधा, कॉल्स शॉल बी ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। ठीक है, सेक्शन 49 यहां से स्टार्ट होता है। क्या लिखा हुआ है सारे पढ़ेंगे। कॉल्स शॉल बी मेड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल दी शेयर्स जो सेम क्लास में आते हैं। अगर क्लास सेम है, अगर क्लास सेम है, अगर क्लास सेम है तो यूनिफॉर्म बेसिस पर यानी सारे शेयर्स पर एक साथ कॉल मंगाई जाएगी, सारे शेयर्स पर कॉल एक साथ मंगाई जाएगी। ठीक है, ओके सर, ओके सर। मुझे बताओ, अगर कंपनी ने इनसे 3 रुपए मंगाए बट शेयर होल्डर ने 1 रुपया भेजा, क्या ऐसा हो सकता है?
जल्दी बताओ। सूरज बेटा, अगर राइट्स अलग होते हैं शेयर्स के तो वो डिफरेंट क्लास के होते हैं, बहुत सिंपल। अगर राइट्स अलग है यानी उनकी कैटेगरी अलग हो गई। तो लॉ यही तो होता है कि वो कॉल्स इन अरियर कर देते हैं। तो यही बात यहां पर लिखी है, शेयर होल्डर जिससे आपने पैसा मंगाया है वो अगर चाहे तो पूरा नहीं, 3 रुपए में से सिर्फ 1 रुपया भी दे सकता है, 3 रुपये से सिर्फ 1 रुपया भी दे सकता है। ठीक है, 3 रुपए में से ऐसा लो अलाउ। देखो मंगवाना एक साथ है, वो देगा कि नहीं देगा वो उस पर है, हमें एक साथ मंगवाना है, हमें एक साथ मंगवाना है। ठीक है, ओके सर। यानी आप जो पैसा मंगाते हो, कंपनी जो पैसा मंगाती है वो जरूरी नहीं है कि पूरा ही पे किया जाए, वो जरूरी नहीं है कि पूरा ही पे किया जाए, वो आधा भी पे किया जाता है। और अगर आधा मिला तो कंपनी उस आधे को एक्सेप्ट कर सकती है, कंपनी उसको आधे को एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। नाउ क्वेश्चन ये आता है, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा, चलिए। चलिए मनप्रीत, आपका डाउट क्लियर कर देते हैं, नहीं तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, मुझे पता है। टाइप्स क्लास अब पूरे कर लेते हैं। ये देखो, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर नॉर्मल इक्विटी शेयर है, और इक्विटी शेयर नॉर्मल है, ठीक है, और 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं। मुझे बताओ टाइप सेम है या अलग है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। टाइप सेम है सर, टाइप अलग अलग है, टाइप अलग है, और क्लास तो ऑटोमेटिकली अलग होगी ही होगी, क्लास तो ऑटोमेटिकली अलग होगी ही होगी। उसके बाद ये तो केस 1 हो गया। केस 2, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप सेम है बट क्लास अलग अलग है, बट क्लास अलग अलग है। थर्ड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप सेम है बट क्लास अलग है, क्लास अलग है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता मुझे और एग्जांपल्स लेने की जरूरत है। ठीक है, आई होप पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या देख रहे हैं। चलिए, अच्छा, अब मैं बहुत ही प्यारा लेकर आऊंगा, बहुत ही मजेदार, बहुत ही प्यारा। कंपनी ने 4 जुलाई को प्राइवेट प्लेसमेंट किया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर किया था इक्विटी का, इक्विटी नॉर्मल इक्विटी, नॉर्मल इक्विटी, जिसपे उन्होंने फेस वैल्यू 10 थी, और उन्होंने एप्लीकेशन पर, और उन्होंने एप्लीकेशन पर, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है मनप्रीत, मैंडेटरी नहीं है एक साथ मंगाना। ठीक है, चलिए हर्ष बेटा लास्ट लेक्चर देख लेना, उसमें बताया हुआ है। चलिए, एप्लीकेशन पे मंगाया 6 रुपया, तो कितना पैसा आना पेंडिंग है, 4 रुपया। कितना पैसा आना पेंडिंग है, 4 रुपया। कंपनी ने
4 सितंबर को एक और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर किया जिसमें इक्विटी नॉर्मल है, फेस वैल्यू 10 रुपए, एप्लीकेशन पे मंगाए 9 रुपए और पैसा आना पेंडिंग है 1 रुपया। पैसा आना पेंडिंग है 1 रुपया। क्या ये दोनों क्लासेस अलग है या सेम है? जल्दी बताओ, क्या ये दोनों क्लासेस अलग है? द आंसर इज क्लास इज सेम। क्लास इज सेम, यस और नो? यस और नो? यस सर, क्लास इज सेम। लेकिन इस लाइन को पढ़ना, जस्ट रीड दिस लाइन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। रीड दिस लाइन जो मैंने हाईलाइट करी है, ये क्या कहना चाहती है? हां प्रियांशु, उन्होंने कहा है तो ये सेम क्लास के, लेकिन इस सेक्शन के लिए वो बोल रहे हैं कि दोनों सेम क्लास के हैं, लेकिन सेक्शन नंबर 49 के लिए, सिर्फ सेक्शन नंबर 49 के लिए इन्हें डिफरेंट क्लास माना जाएगा। सिर्फ सेक्शन 49 के लिए इन्हें डिफरेंट क्लास माना जाएगा, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 49। यानी इन पर अगर तुम्हें कॉल मंगानी है तो एक साथ मंगाने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम इस पे अगर मान लो 1 रुपया मंगा रहे हो तो इस पर 1 रुपया मंगाना मैंडेटरी नहीं है एक साथ। ठीक है, तो यही बात उन्होंने कही कि अगर तुम इस पे 1 रुपया मंगा रहे हो तो इस पे 1 रुपया मंगाना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हमने इसे 2 अलग अलग क्लास ट्रीट किया हुआ है। यस वंश, कह सकते हो। इट्स नॉट अबाउट डेट, इट्स अबाउट कि इनकी कॉल्ड अप अलग है, इनकी शुरू से ही पेड अप जो है वो अलग है। चलिए चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, कॉल अगर मान लो 10 रुपए की फेस वैल्यू है और 6 रुपया पेड अप है, तो नेक्स्ट कॉल 4 रुपए की होगी, 3 रुपए की होगी, 2 रुपए की होगी या 1 रुपए की होगी? ये कौन डिसाइड करता है? ठीक है, नई कॉल जो नेक्स्ट कॉल होगी वो 4 रुपए मंगाना है, 3 रुपया मंगाना है, 2 रुपया मंगाना है या 1 रुपया मंगाना है, वो कौन डिसाइड करता है? तो नेक्स्ट आंसर आपका दिया हुआ है, ये बोर्ड का डिसीजन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू क्लॉजेज टू आर्टिकल्स, लेकिन अगर आर्टिकल में कुछ और लिखा है तो वो फॉलो होगा। और अगर जब आपने शेयर्स इशू करे थे तो उसमें ऑलरेडी कई बार टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है तो वो भी फॉलो करनी पड़ेंगी। यानी है तो बोर्ड का डिसीजन, लेकिन वो आर्टिकल्स को और टर्म्स ऑफ इशू को फुलफिल करेंगे। सूरज बेटा, नॉमिनल मतलब सेम फेस वैल्यू जिसपे पैसा अलग पेड हुआ है। सूरज ये देखो ना, यहां पर सेम फेस वैल्यू थी लेकिन पैसा अलग आया, इस पे 6 रुपया, इस पे 9 रुपया। चलिए फटाफट से एग्जाम्पल खत्म करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एक कंपनी है जिसके इक्विटी शेयर है
सबकी फेस वैल्यू बेटा 100 है। एक कंपनी है, देखना मैं इस क्वेश्चन को एग्जांपल को यहां बनाता हूं। क्या कह रहा है एग्जांपल कि एक कंपनी है जिसके इक्विटी शेयर्स हैं 100 रुपए फेस वैल्यू के, 100 रुपए फेस वैल्यू के, ठीक है, ओके सर। उसके बाद नाउ उसके बाद एक पे पेड अप है 100, एक पे पेड अप है 80 और एक पे पेड अप है 55। 100, 80, 55। तो इसको हम मानेंगे क्लास 1, इसको हम मानेंगे क्लास 2 और इसको हम मानेंगे क्लास 3। इस पर कंपनी 0 रुपए मंगा सकती है, इस पर कंपनी मैक्सिमम 20 रुपए मंगा सकती है और इस पर कंपनी मैक्सिमम 45 रुपए मंगा सकती है, और एक साथ मंगाना जरूरी नहीं है। मनप्रीत बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉलो होता है, सिंपल। चलिए ठीक है, ओके सर, गॉट इट। यही बात यहां पे लिखी है, ऑल विल बी कंसीडर्ड एज डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स, क्योंकि पहली क्लास फुली पेड अप है, इससे कोई पैसा नहीं मंगाया जाएगा, जबकि बाकियों में पैसा मंगाया जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट आता है इलुस्ट्रेशन। अगर कोई शेयर होल्डर ने फर्स्ट 2 कॉल्स दे दी एंड डिले करने के बाद वो थर्ड कॉल नहीं दे रहा, इसकी वजह से डायरेक्टर ने उसे बोला कि तू सारे पैसे दे दे, तू सारे पैसे दे दे, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यस लक्ष्य बेटा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा अ कॉल कैन नॉट बी मेड ऑन सम ऑफ द मेंबर्स ओनली अनलेस दे कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट क्लास ऑफ शेयर होल्डर, और इसीलिए ये कॉल क्या है? इनवैलिड है। मतलब तुमने बाकी शेयर होल्डर्स को छोड़ दिया, सिर्फ एक बंदे को बोला कि तू पूरा पैसा दे दे, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। सेम क्लास में तुम्हें सारे शेयर होल्डर से पैसा मांगना पड़ेगा। ठीक है, यस सूरज। चलिए आगे चलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। नेक्स्ट सेक्शन है मेरे बच्चा, कॉल्स इन एडवांस, सेक्शन नंबर 50, कॉल्स इन एडवांस। मान लो एक कंपनी है जिसके फेस वैल्यू, जिसके शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, उसने अभी तक कॉल्ड अप किया है 50 रुपीज, उसने अभी तक कॉल्ड अप किया है 50 रुपीज। ओके, उसने अभी तक कितना कॉल्ड अप किया है? 50 रुपीज कॉल्ड अप किया है, 50 रुपीज कॉल्ड अप किया है। रिमेनिंग जो बाकी है, अभी अनकॉल्ड कितना है बेटा? अनकॉल्ड है बेटा 50 रुपीज। लेकिन 2 शेयर होल्डर थे, एक का नाम था चंगू और एक का नाम था मंगू। ठीक है, चंगू ने 100 रुपए सेंड करे और मंगू ने 80 रुपीज सेंड करे। यानी चंगू ने क्या किया बेटा? 50 रुपए का कॉल्स इन एडवांस भेज दिया, कॉल्स इन एडवांस भेज दिया। और मंगू ने क्या किया? 30 रुपए का कॉल्स इन एडवांस भेज दिया, 30 रुपए का कॉल्स इन एडवांस भेज दिया। आप मुझे बताओ, क्या कंपनी ये एडवांस पैसा अपने पास रख सकती है या नहीं रख सकती? देखा, अंकित एकदम सही कह रहा है। देखो ऋषि क्या हो रहा है, अंकित देखो, तुम्हें चैट में ही तुम्हें पेल दिया, क्या हो रहा है ये सब। तो इसका आंसर आपको मिलेगा, कहां मिलेगा इसका आंसर? सेक्शन नंबर 50 में, कि एक कंपनी कॉल्स इन एडवांस तभी रख सकती है अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी होगी तो,
ओ माय गॉड्स, क्या कह दिया? कह रहे हैं ये कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर इसे पावर होगी तो ये कॉल्स इन एडवांस अपने पास रख सकती है, तो ये कॉल्स इन एडवांस अपने पास रख सकती है। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है या उसमें मना किया हुआ है तो कंपनी इस पैसे को अपने पास नहीं रख सकती है। मनप्रीत बेटा मेरी ही गलती है बेटा, मुझसे पाप हुआ था मनप्रीत बेटा कि ये 50 का अमाउंट कैसे आया और 30 का अमाउंट कैसे आया। मैं बहुत ही पापी टीचर हूं बेटा। देखो बेटा 100 रुपए का फेस वैल्यू था, 50 रुपए मंगाया था, 100 रुपए भेज दिए यानी 50 एक्स्ट्रा भेज दिए, 50 मंगाए थे 30 एक्स्ट्रा भेज दिए। ठीक है बेटा मनप्रीत। फिर तुम लिखती हो डाउट में कि गुरप्रीत सर मेरे डाउट नहीं सॉल्व करते हैं। तुम पहले लेवल देखो इन डाउट्स का कि ये कहां से आया। सिंपल सी बात है भैया, 100 रुपए का 50 रुपए मंगाए थे, 100 रुपए भेज दिए तो 50 रुपए एडवांस हो गया। मान लो मनप्रीत तुम ना एक चॉकलेट लेने गई थी 10 रुपए की, तुमने 10 रुपए की चॉकलेट खरीदी और दुकान वाले के हाथ में 20 रुपए दे दिए, तो यानी 10 रुपए क्या हो गया? एडवांस हो गया। सच में मनप्रीत ने एक दो जगह जाके लिखा है कि गुरप्रीत सर मेरे डाउट नहीं सॉल्व करते हैं, इग्नोर कर देते हैं मेरे डाउट को। चलिए सुनिए मेरी बात, चलिए चलिए सुनिए मेरी बात आगे। मैं भूल जाता हूं, ऐसा कुछ होता है ना, मैं फिर भूल जाता हूं कहां था मैं। चलिए हाँ सुनिए 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 सुनिए। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है या मना कर रहा है, ठीक है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है या मना कर रहा है तो कंपनी इन पैसों को क्या कर देगी? इमीडिएटली रिफंड कर देगी। वो अपने पास नहीं रख सकती, वो अपने पास नहीं रख सकती। ठीक है, ओके सर। कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर है तो इन पैसों को अपने पास रख सकती है, वरना इन पैसों को अपने पास नहीं रख सकती है। यही बात लिखी है। एज पर सेक्शन 15 कंपनी में अगर आर्टिकल्स में पावर है तो एक्सेप्ट कर सकती है मेंबर से पूरा पैसा या पार्ट पैसा। पूरा मतलब अगर किसी बंदे ने पूरा ही एडवांस भेज दिया, जैसे चंगू ने 50 भेज दिए, बाकी उसने अधूरा भेजा था, तो होल पैसा भेजा या पार्ट पैसा भेजा जो कि अनपेड था और अभी तक हमने उसे कॉल्ड अप नहीं किया था, अभी तक कंपनी ने उसे कॉल्ड अप नहीं किया था। ठीक है, ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह आता है कि सर अगर बाकी शेयर होल्डर्स ने 50 रुपए पे किया था क्योंकि कंपनी ने 50 मंगाया था, लेकिन चंगू ने 100 रुपए पे किया था, तो चंगू को वोटिंग राइट कितने पे मिलेगा? पूरे 100 रुपए पे मिलेगा या 50 रुपए पे मिलेगा? पूरे 100 रुपए पे मिलेगा या 50 रुपए पे मिलेगा? पूरे 100 रुपए पे मिलेगा या 50 रुपए पे मिलेगा? वोटिंग राइट पे तो कर दिया चंगू ने 50 रुपए एडवांस, लेकिन उसे वोटिंग राइट कितने प्रोपोर्शन में मिलेगा? ओनली कॉल्ड अप अमाउंट पर, ओनली कॉल्ड अप अमाउंट पर, ओनली कॉल्ड अप अमाउंट पर। ठीक है, यही बात यहां पर लिखी है कि भैया ओ भैया अगर आपने एडवांस पेमेंट दिया तो जो एक्स्ट्रा मनी है उस पर आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक कंपनी वो कॉल्ड अप नहीं कर लेती, जब तक कंपनी वो कॉल्ड अप नहीं कर लेती तब तक नहीं मिलेगा। आइए इस पर एक छोटा सा एमसीक्यू बनाते हैं, एमसीक्यू नहीं क्वेश्चन बनाते हैं, एमसीक्यू बनाऊंगा तो मैं खुद ही डर जाता हूं। हां
सुनो, मान लो 3 मेंबर्स हैं ए बी सी, कंपनी ने कॉल्ड अप किया है 50 रुपए, ए ने पे किया 50 रुपए, बी ने पे किया 20 रुपए और सी ने पे किया 100 रुपए। ठीक है, ए ने पे किया 50 रुपए, बी ने पे किया 30 रुपए, सी ने पे किया 100 रुपए। इस केस में क्या होगा? तो यहां पर बेटा इसको ए को वोटिंग राइट्स किस पे मिलेंगे? ए को वोटिंग राइट्स किस पे मिलेंगे? 50 रुपीज पर वोटिंग राइट्स मिलेंगे। बी को 30 रुपीज पे वोटिंग राइट्स मिलेंगे और 100 इसको 50 रुपए पे वोटिंग राइट्स मिलेंगे। क्या ये समझा आपको? यस और नो? ए को 50 रुपए पे वोटिंग राइट मिलेंगे, बी को 30 रुपए पे वोटिंग राइट मिलेंगे, सी को 50 रुपए। उनकी पेड अप शेयर कैपिटल पे मिलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल, क्योंकि ए का पेड अप कितना है? 50 रुपए। बी का पेड अप कितना है? 30 रुपए। सी का पेड अप है 50 रुपए, क्योंकि 50 उसका कॉल्स इन एडवांस है, बिकॉज 50 उसका कॉल्स इन एडवांस है। ये बात हमने कहां पढ़ी थी? ये बात हमने सेक्शन 47 में पढ़ी थी। ठीक है, ओके सर, गॉट इट सर। अच्छा, नेक्स्ट आता है, क्या कॉल्स इन एडवांस पे, क्या कॉल्स इन एडवांस अगर कंपनी अपने पास रखती है तो क्या उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो लॉ कहता है इंटरेस्ट पे किया जाएगा अगर कंपनी के आर्टिकल में, अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरेस्ट देने की पावर होगी। सर इंटरेस्ट का जो रेट है वो कौन चेंज कर सकता है बेटा? इंटरेस्ट का रेट शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में चेंज कर सकते हैं रेजोल्यूशन पास करके। मान लो अगर आर्टिकल में 6% लिखा हुआ है तो शेयर होल्डर इसे बढ़ाकर 10% कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट कब मिलेगा? अगर आर्टिकल में पावर होगी। तो किस चीज की? इंटरेस्ट देने की पावर होगी। इंटरेस्ट की कंपनी तुम्हें अलाउड है इंटरेस्ट देना एडवांसेस पे, कॉल्स इन एडवांसेस पे, तब हो पाएगा। चलिए सारे बच्चे एक बारी एग्जाम्पल नंबर 7 रीड कर लीजिए। जल्दी रीड कर लीजिए। अच्छा मनप्रीत बेटा ये बताओ, क्या तुम साइंस स्टूडेंट हो? सच सच बताना, क्या आप साइंस स्टूडेंट हो? दिव्यम बेटा डॉट्स पे क्लिक करो, वहां पर लिखा आता है आस्क डाउट, ऊपर 3 डॉट्स दिए होते हैं, उधर ही आता है। डिपेंड करता है तुम कौन से प्लेयर पे देखते हो, ऑल्ड प्लेयर न्यू प्लेयर करके है। चलिए मैं रीड कर देता हूं आपके लिए। एक कंपनी है जिसमें 10 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए के, 10 रुपए देखना ध्यान से, 10 रुपए का शेयर है जिसपे 6 रुपए क्या है?
कॉल्ड अप है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अभी 4 रुपए मंगाने बाकी है। लेकिन रीना मैडम ने 10,000 शेयर्स पर पूरे 10 रुपए पे कर दिए, पूरे 10 रुपए। लेकिन आने वाली मीटिंग में बेटा उनको जो वोटिंग राइट दिया जाएगा वो फुली पेड अप शेयर्स, वो फुली पेड अप शेयर्स का करना चाहती है, बट लॉ कहेगा नहीं, कंपनी अलाउ ही नहीं करेंगी। उन्हें जो वोटिंग राइट मिलेगा वो एडवांस अमाउंट पर नहीं मिलेगा, यानी उन्हें भी सिर्फ 6 रुपए पर ही वोटिंग राइट्स मिलेगा। द रेस्ट्रिक्शन विल कंटिन्यू, और ये तब तक रहेगी जब तक कि पूरा पैसा कंपनी कॉल्ड अप नहीं कर लेती, जब तक पूरा पैसा कंपनी कॉल्ड अप नहीं कर लेती। ओके सर, नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन क्वेश्चन एंड आंसर। क्या बोला है? एक कंपनी है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसे अथॉरिटी दी हुई है टू एक्सेप्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ, यानी कॉल्स इन एडवांस की अथॉरिटी दी गई है। ओके सर, ओके। आनंद जो कि शेयर होल्डर है, जिसने पैसा एडवांस में जमा करा दिया, आपको कंपनी को बताना है क्या यह कंपनी एडवांस मनी को एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। तो क्योंकि देखो यहां पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर दी गई है, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या माना जाएगा? वैलिड ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, वैलिड ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, वैलिड ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आता है, नेक्स्ट सेक्शन आता है, आएंगे सूरज तुम्हारे डाउट पे। चैप्टर नंबर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर में सूरज ये डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब वहां पर हम वोटिंग करने का तरीका सीखेंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा सूरज, ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहते थे, इससे कवि क्या कहना चाहते थे, कवि का क्या तात्पर्य था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, सेक्शन नंबर 51। मान लो एक कंपनी है जिसका जिसका फेस वैल्यू 100 रुपए है शेयर्स का, मार्केट वैल्यू 1000 रुपए है, पेड अप शेयर, पेड अप वैल्यू 80 रुपीज है। मुझे बताओ डिविडेंड, डिविडेंड कौन से अमाउंट, अगर कंपनी ने 5% डिविडेंड बोला है तो कौन से अमाउंट पे दिया जाएगा? ठीक है, डिविडेंड मेरे बच्चा 5% है तो कौन से अमाउंट पे दिया जाता है? 100 रुपए, 1000 रुपए या 80 रुपीज? लक्ष्य बेटा टेबल एफ फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है ना बेटा, यही तो तुम्हें सीखना है। हमने सेक्शन नंबर 5 पढ़ा था, वहीं पर बताया था टेबल्स को फॉलो करना मैंडेटरी नहीं होता लक्ष्य, ठीक है। तो लॉ कहता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस जो होता है वो हम पे करते हैं 100 रुपीज पे, दैट इज 100 इंटू 5%, 5 रुपया, 5 रुपया, ठीक है। ओके सर, लेकिन 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 अब सब कुछ बदल जाएगा, सुनना। अगर कंपनी को आर्टिकल्स में पावर मिली है, अगर कंपनी को आर्टिकल्स में पावर मिली है तो वो डिविडेंड को पेड अप वैल्यू पर भी दे सकती है, पेड अप वैल्यू पर भी दे सकती है। यानी हो सकता है तुमने अकाउंटिंग में अभी तक इन्वेस्टमेंट चैप्टर में रट्टा लगा लिया होगा कि फेस वैल्यू पे डिविडेंड होता है, बट आज जब तुमने लॉ पढ़ा तो तुम्हें यह पता चला होगा सेक्शन नंबर 51 में कि भैया अगर कंपनी चाहे तो, ठीक है, अगर कंपनी चाहे तो आर्टिकल में पावर होनी चाहिए। आर्टिकल में सबसे पहला है
पावर होनी चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, और फिर कंपनी अगर चाहे तो 80 रुपए पर 5% दे सकती है। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये बात आपको सेक्शन नंबर 51 अलाउ करता है। लेकिन हां, अगर आर्टिकल्स में पावर नहीं है तो इसे हम किस पे देते हैं? फेस वैल्यू पर दिया जाता है। एंड लॉजिकली मैं सच बताऊं, अगर आप मुझसे पूछोगे, तो मुझे बताओ, अगर मैंने पैसा 80 रुपया दिया है तो मुझे डिविडेंड कितने रुपए पे मिलना चाहिए? जब मैंने पैसा ही 80 रुपया लगाया है तो मुझे क्यों दे रहे हो 100 रुपए पे? पैसा मैंने आपको 50 रुपए दिया, उस अंकल ने 100 रुपये दिया, उसे भी 100। देखो, राजू ने 100 रुपए दिए और काजू ने 50 रुपए दिए। तुम कह रहे हो बेटा राजू तू भी 100 पे ले ले, काजू तू भी 100 पे ले ले। काजू कह रहा है यार ये तो बढ़िया स्कीम है ना? तो इसीलिए यहां पर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रपोर्शन टू पेड अप अमाउंट ऑफ द शेयर। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। आइए, मुझे लग रहा है आज धीरे धीरे जिस तरह चल रहे हैं, क्या पता हमारा टारगेट कंप्लीट ही हो जाए, है ना? अमन बेटा, क्लास होते ही तुम्हें थोड़ा सा डांस करना है बेटा, तुम्हें एनर्जी आ जाएगी, और फिर डांस करने के बाद जो तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी उसके बाद तुम्हें लिखने आंसर। जयेंद्र बेटा, लेकिन मैंडेटरी तो नहीं है ना, ये समझो मैंडेटरी नहीं है। आज की तारीख में भी कंपनी कॉल्स पे पैसा मंगाती है, ऐसी अभी भी कंपनियां हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 52। सेक्शन नंबर 52 दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा आपने, सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो कई बार क्या होता है ना, कंपनी की मान लो फेस वैल्यू 10 रुपए है, कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, बट मार्केट में उसके शेयर की वैल्यू 200 रुपए है। तो मुझे बताओ वो जब शेयर्स इशू करेगी तो कितने पे करेगी? 200 रुपए पे करेगी। तो कंपनी यहां पर क्या एंट्री मारती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यस रईस बेटा, बिल्कुल ठीक है। यहां पर आएगा 200 रुपया, यहां पर आएगा 10 रुपया, और यहां पर आएगा 190 रुपए। ठीक है, ओके सर। बट मैं आपको बेटा अकाउंटिंग सिखाने नहीं आया हूं, उसके लिए तो हमने गोट रखे हुए हैं, दैट इज नितिन सर गोट रखे हुए हैं, करेक्ट। मैं आपको क्या सिखाने आया हूं? ठीक है, मैं आपको क्या सिखाने आया हूं बेटा? मैं आपको सिखाने हैं, वो भी खैर आप सीख चुके होंगे कि आप इस प्रीमियम का यूटिलाइजेशन किस पर्पस के लिए कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाने आया हूं सेक्शन नंबर 52 में। ठीक है, सेक्शन नंबर 52 में वो मैं आपको सिखाने आया हूं कि इसका बच्चा कह रहा है कुछ बॉक्स रह गया है, कहां रह गया? इसमें बेटा सिर्फ यही लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर्स पे जो है पेड अप पे मंगा सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स पे हमेशा फिक्स्ड रेट पे होता है। ये बात हमने सेक्शन 43 में ही पढ़ ली थी कि प्रेफरेंस शेयर पे हमेशा पहले से ही रेट फिक्स्ड होता है।
ठीक है, ओके सर, चलिए आइए। हां, तो मैं कहां था? मैं था पर्पस पे। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, जो मैं कह रहा हूं, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसका जो पर्पस होगा ना बेटा, देखो, आपको आपको 5 पर्पस दिए हुए हैं। कितने पर्पस दिए हुए हैं? 5 पर्पस आपको दिए गए हैं सेक्शन नंबर 52 में। सेक्शन नंबर 52 में कितने पर्पस दिए हुए हैं? 5 दिए हुए हैं। बेटा मनप्रीत अभी तो बताया कि फेस वैल्यू पे मिलता है डिविडेंड नॉर्मली, और अगर कंपनी चाहेगी तो पेड अप पे देगी। ठीक है मनप्रीत, चॉइस है बेटा, कॉर बेटा मे लिखा हुआ है वर्ड, ठीक है, मे वर्ड है, वहां पर भी चॉइस है। चलिए, 5 पर्पस के लिए कर सकती है, लेकिन अगर इन 5 पर्पस के अलावा कंपनी उसे यूज करना चाहती है एनी अदर पर्पस, अगर कंपनी एनी अदर पर्पस करना चाहती है, एनी अदर पर्पस, इन 5 पर्पस को छोड़कर, ठीक है, इन 5 पर्पस को छोड़कर, इन 5 पर्पस को छोड़कर अगर कंपनी करना चाहती है तो लॉ कहता है हम उसे करने देंगे, लेकिन फिर हम क्या मानेंगे? मुझे बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है या कैपिटल होती है? रिजर्व होता है या कैपिटल होती है? रिजर्व होता है या कैपिटल होती है? नॉर्मली बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम एक रिजर्व होता है, लेकिन अगर आप इन पर्पस के अलावा, इन 5 पर्पस के अलावा अगर तुम उसका इस्तेमाल करोगे तो हम उसे एज्यूम कर लेंगे कि आप पेड अप कैपिटल है, हम मान लेंगे पेड अप कैपिटल है, हम मान लेंगे कि यह प्रीमियम रिजर्व नहीं पेड अप कैपिटल है। इस लाइन का कोई मुझे मतलब बता सकता है? क्या मतलब लॉ क्या कहना चाह रहा है इस लाइन से? कह रहा है इन 5 पर्पस के अलावा अगर तुम कोई और पर्पस के लिए प्रीमियम का इस्तेमाल करोगे तो हम उसे पेड अप कैपिटल का रिडक्शन मानेंगे। मतलब क्या? जल्दी बताओ क्या कहना चाह रहा है इसमें? कवि क्या कहना चाह रहे हैं अपनी कविता के जरिए? इसमें कवि ये कहना चाहते हैं, आगे जाकर जब तुम थोड़े से बड़े होगे, 1-2 दिन बाद मैं आपको एक सेक्शन पढ़ाऊंगा, सेक्शन नंबर 66, सेक्शन नंबर 66, जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। उसमें बहुत, सुनना मैं जो बता रहा हूं, सुनना, डिटेल्ड प्रोसीजर लिखा हुआ है। यानी अगर कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा या इक्विटी का पैसा वापस करना चाहती है तो उसे डिटेल्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है सेक्शन 66 का। सेक्शन 66 का लॉ कह रहा है कि अगर तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम उन 5 पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया तो हम क्या मानेंगे कि तुम कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो, कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो, और तुम्हें क्या फॉलो करना पड़ेगा? सेक्शन 66 फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यानी कैपिटल को कम करने का जो रास्ता बताया गया है वो सेक्शन 66 में है। कैपिटल को कम करने का रास्ता कहां बताया गया है? सेक्शन 66 में बताया गया है, सेक्शन 66 में। तो अगर तुम सिक्योरिटी पर्पस का इस्तेमाल, सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करना चाहते हो किसी सिक्स्थ की चीज के लिए, तो हम तुम्हें करने देंगे, लेकिन सेक्शन 66
का पूरा प्रोसीजर फॉलो कर लेना, पूरा प्रोसीजर फॉलो कर लेना। यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? मैंने सिर्फ इतना कहा कि सिक्योरिटी प्रीमियम एक रिजर्व होता है, इस रिजर्व को आप 5 तरीके से यूज कर सकते हो, बट 5 तरीकों के अलावा अगर इसे यूज करोगे तो तुम्हें सेक्शन 66 फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें सेक्शन 66 में बताया गया प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मुन्नी ब्रेक, और फिर हम स्टार्ट करेंगे। यस प्रियांशु, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, डोंट वरी। बिल्कुल 5 पर्पस बताएंगे बेटा, बीच में नहीं जाएंगे, बिल्कुल बताएंगे। मोस्टली 5 पर्पस आपने पढ़ लिए हैं, मुझे पता है, जहां तक मुझे लग रहा है। पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं, बट ठीक है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ऋषि बेटा, सुबह 3 बजे उठा करो बेटा। अच्छा आयुष, लेकिन ये वाला मैसेज तो आ गया, आजकल गाना नहीं गाते हैं आप मुन्नी ब्रेक में। यार मुन्नी ब्रेक में कोई बढ़िया गाना ही नहीं आ रहा है आजकल, यार कोई बढ़िया गाना नहीं आ रहा है यार। कोई बढ़िया गाना आए ना तो गाया जाए। चलो आइए, मैं एक गाना गाता हूं, फटाफट सुन लेना, ठीक है? कितने मिनट है? आइए। 2:30-3 बजे तो घर में आया, खाना मत बनाना मम्मी, स्टूडियो भी जाना है, स्टूडियो में जाकर अपना पहला गाना गाना है। 3 बजे स्कूटी उठाई, घर से मैं निकला बाहर, स्टूडियो के चक्कर में लेट पहुंचा ट्यूशन। यार मैम ने भी कॉल करी, पापा को 1000 बार, कड़कती धूप में पिस गया ये रैप स्टार। पढ़ाई करना चाहता था पर मन नहीं लगता था मेरा, रैप जब मैं करता हूं मन में उठता एक सवेरा। लोगों ने तो बहुत रोका लेकिन मैं नहीं रुका, जिससे भी उम्मीद लगाई उससे ही मिला धोखा। फिर जैसे ही घर में पहुंचा, डैडी ने किल्लस कर देखा, बेटा तू कहीं नहीं जाएगा, तुझे ट्यूटर पढ़ाने आएगा। घर पर अकेला पड़ा रहा, किसी फ्रेंड का कॉल नहीं आया, यारों ने भी तो मेरा कैड़ा बनकर फुद्दू बनाया। स्कूल से भी आ गई कॉल, ओ माय गॉड हो गया फेल। अब तो यारों वाट लग गई, घर भी बन गया था जेल, कोई मुझको दिलवा दो बेल। दुनिया वालों तुमरा गेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। स्कूल मेरा चेंज हुआ, नए नए मेरे दोस्त बने, यारों के तो चक्करों में दोबारा मैंने राड़े करे। इस बार कोई अफसोस नहीं, थे वो वादे दोस्त नहीं, अकेला मुझे छोड़ा नहीं, दिल मेरा कभी तोड़ा नहीं। रैपिंग मैंने छोड़ दी थी, इन यारों ने फिर करवाई। चलिए चलिए तो पर्पस पे चलते हैं। कौन से पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम, कौन से पर्पस के लिए, ठीक है, कौन से पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल हो सकता है? 5 पर्पस इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। वो 5 पर्पस कौन से हैं बेटा? देखो, सबसे पहला पर्पस है, कहां गया बे पर्पस? देखो पर्पस मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला पर्पस है
अगर कंपनी बोनस शेयर्स देना चाहती है, बोनस शेयर्स कौन सा सेक्शन, अगर कंपनी सेक्शन 63 में बोनस शेयर्स देना चाहती है तो कंपनी क्या कर सकती है, सेक्शन 63 में सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकती है। मतलब यहां पर क्या एंट्री पड़ेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। यह है पहला इस्तेमाल, यह है पहला इस्तेमाल, ठीक है, ओके सर। उसके बाद सेकंड है मेरे बच्चा, ठीक है, सेकंड है मेरे बच्चा, प्रत्युष बेटा तुम खुद के बना सकते हो, तुम्हें भगवान ने हाथ भी दिए है ना। चलो सेकंड है मेरे बच्चा, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी को बनाने के लिए प्रमोटर खर्च करते हैं, जो कंपनी को बनाने के लिए प्रमोटर खर्च करते हैं, जैसे एमओए को ड्राफ्ट करवाना, एओए को ड्राफ्ट करवाना, कंसल्टेंट को हायर करना, वो सारे खर्चों को भी हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर कंपनी शेयर्स या डिबेंचर इशू करती है, अगर कंपनी कोई शेयर या डिबेंचर इशू करती है तो उस पर कोई डिस्काउंट दिया है या अंडर राइटर्स को कमीशन पे करी है तो वो खर्चा भी प्रीमियम से दिया जा सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल उसमें किया जा सकता है। अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस कर रही है यानी रिडम्पशन कर रही है या डिबेंचर्स का पैसा रिडम्पशन कर रही है, ठीक है, ठीक है, तो प्रीमियम पेएबल ऑन दी रिडम्पशन, प्रीमियम पेएबल ऑन दी रिडम्पशन। तो जो प्रीमियम, कैपिटल की बात नहीं कर रहे, अगर तुम प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस कर रहे हो और उस पर प्रीमियम दे रहे हो ना, उसके लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम लिया जा सकता है। और अगर कंपनी सेक्शन 68 में बायबैक कर रही है, बायबैक कर रही है तो बायबैक के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 5 केसेस है बेटा, बोनस शेयर्स के लिए कर सकती है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए कर सकती है, इशू एक्सपेंसेस के लिए कर सकती है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे कर सकती है और बायबैक ऑफ शेयर्स पर कर सकती है। ये 5 रास्ते अलाउ किए गए हैं, 5 रास्ते, ठीक है। एक बारी इस सेक्शन को हम शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जहां से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी बिगिनिंग, ओके सर। देखो, सिंस एक्ट में मना नहीं किया गया, प्रीमियम पे शेयर्स इशू करने को मना नहीं किया गया, यह सुमित कर सकते हैं, ठीक है। प्रीमियम को पे करने पे मना नहीं किया गया, ठीक है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक कंपनी अगर फेस वैल्यू से ज्यादा रखती है इशू प्राइस, ठीक है, अगर कंपनी इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा रखती है तो हम कहते हैं कि कंपनी ने जो शेयर्स हैं वो प्रीमियम पर किए हैं, वो प्रीमियम पर किए हैं। और सेक्शन 52 में बताया गया है कि जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल कैसे करना है, यह सारी बात आपको बताई गई है, ठीक है, ओके सर। आकाश बेटा जब बोनस शेयर्स का चैप्टर आएगा वहां पर बता दिया जाएगा, वेट कर लो, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरे बच्चा, द पावर टू इशू शेयर्स एट प्रीमियम। अगर कोई कंपनी प्रीमियम पर शेयर्स इशू करना चाहती है तो क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना जरूरी है? लॉ कहता है नहीं। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में साइलेंट भी है तो भी कंपनी बेटा कर सकती है, तो भी कंपनी कर सकती है प्रीमियम पे, क्योंकि एक्ट ने पावर दी हुई है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है, ओके सर। फिर यहां पर मीनिंग बताया है,
प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है जब कंपनी शेयर्स कौन से शेयर की बात हो रही है? इक्विटी या प्रेफरेंस? इक्विटी या प्रेफरेंस? सेक्शन 52 में कौन से शेयर की बात हो रही है? जयेंद्र बेटा इस लाइन को पढ़ो, तुम्हारा आंसर इसी में लिखा हुआ है। जस्ट रीड द लाइन वंस अगेन, यू विल गेट योर आंसर। जस्ट रीड द लाइन वंस अगेन। यहां पे वर्ड लिखा हुआ है शेयर, यहां पर वर्ड लिखा हुआ है शेयर। शेयर का मतलब होता है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। और वो जो है वो कर सकती है, अगर कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे पे करेगी तो डिफरेंशियल अमाउंट यानी इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम। अगर कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए थी और प्राइस 14 रुपए था तो 4 रुपए का प्रीमियम बोला जाएगा, 4 रुपए का प्रीमियम बोला जाएगा। फिर कुछ उन्होंने प्रैक्टिकल इंसाइट दी है जो हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट मैं पढ़ देता हूं, एग्जाम के लिए ये रेलेवेंट नहीं है। उन्होंने कहा एक कंपनी का अभी आईपीओ आया था जिसमें कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए था और इशू प्राइस 40 रुपए था, यानी इस कंपनी ने 30 रुपए का प्रीमियम दिया, इस कंपनी ने 30 रुपए का प्रीमियम दिया। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट मुझे बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ कैश में आ सकता है या काइंड में भी आ सकता है? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ कैश में आ सकता है या काइंड में भी आ सकता है? लॉ कहता है कैश में भी आ सकता है, काइंड में भी आ सकता है। अब बच्चा कहेगा सर काइंड में कैसे आ सकता है? कुछ भी बेटा, अगर तुमने कोई 5 लाख की मशीन ली, अगर तुमने कोई 5 लाख की मशीन ली और बदले में इक्विटी शेयर्स 1 लाख की फेस वैल्यू के दिए, तो वहां पर क्या एंट्री आएगी? मशीन अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 4 लाख। ठीक है, तो दोनों में आ सकती है, ऐसा मत समझना सिर्फ कैश में आती है, काइंड में भी आ सकती है, मे बी रिसीव्ड। ओके, नेक्स्ट, जो भी पैसा आएगा वो कहां पर जाएगा? एक सेपरेट अकाउंट बनेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नाम का, उसमें यह पैसा जाएगा। ठीक है, उसमें यह पैसा जाएगा। लक्ष्य बेटा मैंने नेट ऑफ करके एंट्री मारी है, ठीक है, नेट ऑफ करके एंट्री मारी है। चलो ओके सर, वरना ये कहेगा अरे वेंडर जाएगा, फिर वेंडर डेबिट होगा सर। चलो ओके सर। उसके बाद आपको इस अमाउंट को, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम आया है, इस अमाउंट को आपको बिल्कुल कैसे रखना है? जैसे ये आपकी पेड अप शेयर कैपिटल हो। ये लाइन का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि नहीं? इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम को कम करना चाहते हो, अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम को कम करना चाहते हो तो आपको सेम मेथड फॉलो करना पड़ेगा पेड अप शेयर कैपिटल को कम करने वाला। ठीक है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि अगर आप सेक्शन 52 में दिए गए 5 पर्पस के अलावा इस्तेमाल करोगे तो आपको पेड अप शेयर कैपिटल यानी सेक्शन 66 फॉलो करना पड़ेगा, सेक्शन 66 फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद है, क्या बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अलग से दिखाना पड़ता है? हां, बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऐसे अलग से आता है। ठीक है, तो यही बात लिखी है। शेड्यूल 3 में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से दिखाना पड़ता है, अलग से दिखाना पड़ता है। ठीक है, अलग से उसे दिखाना पड़ता है।
ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट आता है, अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करते हो तो आपने उसका इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया, यह भी बताना पड़ता है कि आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया। ओके सर, चलिए आइए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आपके बेसिक्स क्लियर हुए हैं कि नहीं मैं समझ गया। क्या कंपनी, मान लो एक कंपनी है, ठीक है मैं आपको दिखाता हूं, एक कंपनी है ये रही, ठीक है, इसकी शेयर कैपिटल है 100 करोड़। शेयर कैपिटल, मुझे तो कभी कभी लगता है मैं अकाउंट्स ही ना पढ़ाने लग जाऊं। शेयर कैपिटल है 100 करोड़। उसके बाद उसके बाद ठीक है, शेयर कैपिटल 100 करोड़ है। उसके बाद अपना आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 50 करोड़, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 50 करोड़। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 50 करोड़। एसेट्स हैं, एसेट्स हैं 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़। मुझे बताओ क्या मैं ये एंट्री मार सकता हूं क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50 करोड़, 50 करोड़। इससे होगा क्या, अगर मैं ये एंट्री मार दूंगा, ठीक है, अगर मैं ये एंट्री मार दूंगा तो उस केस में क्या होगा, नई बैलेंस शीट ऐसी दिखेगी, शेयर कैपिटल 100 करोड़, एसेट 100 करोड़, एसेट 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़, है ना, नई बैलेंस शीट ऐसी दिखेगी। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, तो लॉ कहता है, नॉर्मल रूल है नहीं, नॉर्मल रूल है नहीं, लेकिन 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 अगर तुम सेक्शन 66 फॉलो, मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 66 फॉलो कर लोगे तो कर सकते हो, बिकॉज आपने छठे पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। प्रियांशु बेटा कोई बात नहीं, होता है बेटा, ऐसा कभी कभी होता है बेटा। क्या ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया? ठीक है, तो वो कहता है, यही तो कहता है कि 5 पर्पस के अलावा करोगे तो ये सेक्शन 66 फॉलो करना पड़ेगा। चलिए आइए वापस चलते हैं। नेक्स्ट आता है, एक और क्वेश्चन आता है इसी पर ही। देखो दो तरह के रिजर्व्स होते हैं, क्या आपको पता है, दो तरह के रिजर्व होते हैं, पहले मैं आपको बताता हूं। एक रिजर्व होता है फ्री रिजर्व और एक रिजर्व होता है रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व, रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब जो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, जो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है। रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व वो होता है जो सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए यूज होता है, लिमिटेड पर्पस के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, आपने पढ़ा ही होगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से हम क्या कर सकते हैं, हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से क्या कर सकते हैं, हम बोनस शेयर्स दे सकते हैं फुली पेड, है ना। तो ये कौन से टाइप का रिजर्व है, सीआरआर कौन से टाइप का रिजर्व है, रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है। वैसे ही आप मुझे बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ये कौन सा रिजर्व है, ये कौन सा रिजर्व है, ये भी
रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, ठीक है। क्योंकि इसका भी इस्तेमाल नॉर्मली 5 ही तरीकों से करा जा सकता है, इसीलिए। आप ये कह सकते हो, बच्चा कह रहा है बायबैक के लिए फ्री रिजर्व होता है। मैं ये कहता हूं कि वो बायबैक के लिए भी, अगर आप मुझसे सच पूछोगे तो बायबैक के लिए भी वो फ्री रिजर्व नहीं है। पूछो क्यों, पूछो क्यों? बिकॉज आप समझ ही नहीं पाए। देखो यही तो दिक्कत है। यहां पर देखना, मैं आपको बताता हूं। लॉ ने 5 पर्पस बता दिए। सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं जो कह रहा हूं आपको क्लियर करने की जरूरत है। सुनो, लॉ ने सेक्शन 52 ने 5 पर्पस बताए हैं। सेक्शन 52 ने 5 पर्पस बताए हैं, जिसमें से एक पर्पस बायबैक भी है, जिसमें से एक पर्पस बायबैक भी है, ठीक है। जिसमें एक पर्पस बायबैक भी है, लेकिन इस 5 पर्पस के अलावा तो ये रेस्ट्रिक्टेड है ना। तो रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व का मतलब होता है जो सिर्फ कुछ ही पर्पस के लिए यूज हो सकता है, जो सिर्फ कुछ ही पर्पस के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली में दिस इज अ रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व, क्योंकि ये 5 ही पर्पस के लिए यूज हो सकता है। इस पर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, आप इसे किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? यस और नो? तो बायबैक के लिए ये यूज हो सकता है, क्योंकि अलाउड है यूज होने के लिए। तुम लोग मुझे आज भी लगता है टारगेट नहीं कराने दोगे। ना ना ना, तुम सही बच्चे नहीं हो, तुम सही बच्चे नहीं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आया, नेक्स्ट डीसीए। अब ये डीसीए क्या होता है बेटा? पहले एमसीए का नाम, आज जिसे तुम एमसीए के नाम से जानते हो, पहले उसे डीसीए कहा जाता था। पहले उसे क्या कहा जाता था? डीसीए। डीसीए का फुल फॉर्म था डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, और बाद में यह बन गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है। तो डीसीए वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ फ्री रिजर्व। ये फ्री रिजर्व नहीं है, ये रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, क्योंकि एक्चुअली में इट इज अ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल मतलब वो कैपिटल रेस करके आया है ना। आपने कैपिटल रेस करी थी, आपने शेयर्स इश्यू करे कंपनी में, कैपिटल रेस करी, तो वो कैपिटल रेस करने की वजह से जो रिजर्व बना, तो उसे हमने कैपिटल रिजर्व कह दिया। जय बेटा, नहीं समझा बेटा मैं आपकी, ठीक है, मैं आपका पॉइंट नहीं समझा बेटा। प्लीज एक्सप्लेन थर्ड कंडीशन ऑफ बायबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री रिजर्व फॉर दिस। जब बायबैक का सेक्शन आएगा वहां आ जाएगा, सेक्शन 68 आएगा। डोंट वरी जय, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, वहां पे आएगा, मैं पढ़ाऊंगा वहां पे, डोंट वरी। चलिए आगे चलते हैं। अब एक नया पॉइंट एंटर हुआ है, एक नया पॉइंट एंटर हुआ है, जिसका कोई रेलेवेंस एज सच अभी नहीं है आप लोगों के लिए, बट क्योंकि आ गया है तो आपको पढ़ना जरूरी है। लॉ ने एक नया पॉइंट डाल दिया, क्या? कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंपनी को प्रिस्क्राइब कर देगा, प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स में प्रिस्क्राइब कर देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रूल्स में प्रिस्क्राइब, मान लो अभी करा नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो उन्होंने कह दिया एनी कंपनी विद नेटवर्थ मोर देन, नेटवर्थ मोर देन 500 करोड़, ऐसा कह दिया। कहा नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, कहा नहीं है, कहा नहीं है, ठीक है,
कहा नहीं है ऐसा, कहा नहीं है, ठीक है। लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब, लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब, ठीक है। एनी कंपनी विद नेटवर्थ मोर देन 500 करोड़, तो ऐसी कंपनियां जो प्रिस्क्राइब करेंगी ना, वो फिर 5 पर्पस के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, 3 पर्पस के लिए, 3 पर्पस के लिए ही यूज कर सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम। ओ माय गॉड्स, ओ माय गॉड्स, अगर 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 सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी प्रिस्क्राइब कर दी, ठीक है, प्रिस्क्राइब कर दी, हां, तो ऐसी कंपनियां 5 पर्पस नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकती है। यही बात देखो यहां लिखी हुई है, ऐसी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए जाते हैं, सेक्शन 133। तो सेक्शन 133 क्या है बेटा, यहां पर सीजी कंपनियों को कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं वो बताती है, वो बताती है, ठीक है। आएगा 133 भी आएगा, डोंट वरी, बट वो बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, उसमें बस ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनियों को कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी जिसे सीजी ने प्रिस्क्राइब कर लिया, तो उस कंपनी को फिर सिक्योरिटी प्रीमियम 5 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 पर्पस, सिर्फ और सिर्फ 3 पर्पस की बात यहां पर करी गई है। कितने पर्पस, 3 पर्पस की बात यहां पर करी गई है। कौन से 3 पर्पस बेटा, इन 5 में से ही 2 पर्पस को हटा दिया, इन 5 पर्पस में से ही 2 पर्पस को हटा दिया। कौन से, देखो, बोनस शेयर वाला है, बोनस शेयर वाला है, प्रीलिमिनरी वाला नहीं है, यानी ये वाला हट गया। इशू एक्सपेंसेस वाला है, इशू एक्सपेंसेस वाला है, बायबैक वाला है, बायबैक वाला, यानी बी और डी हट चुका है, बी और डी हट चुका है, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चा, नेक्स्ट सेक्शन पे आइए। एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे जाऊंगा। मुझे बताओ, ये जो रेस्ट्रिक्शन है, ये जो रेस्ट्रिक्शन है 5 पर्पस की, ये जो रेस्ट्रिक्शन है 5 पर्पस की, ये कौन से प्रीमियम पर है, कौन से प्रीमियम पर है, बस एक बारी क्लैरिफाई कर रहा हूं, कौन से प्रीमियम पर है, नॉर्मल इक्विटी शेयर पर है, टीवीआर वाले इक्विटी शेयर्स पर है, प्रेफरेंस शेयर्स पर है, डिबेंचर्स पर है, किस पर है, ये किस पर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये कौन से प्रीमियम, कौन से प्रीमियम, तो बेटा ये सारे शेयर्स वालों पर लगी हुई है, डिबेंचर्स पर सेक्शन 52 एप्लीकेबल नहीं होता है, सेक्शन 52 एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। वहां वर्ड पढ़ लो एक बारी, आपको देखो मैं एक्ट में ही दिखा देता हूं, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, 52 ना, ये देखो क्या, देखो ये देखो, एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, वर्ड है शेयर्स, ठीक है। ओके सर, गॉट इट। चलिए अब आगे सेक्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 53, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 53, दैट इज प्रोहाइबिशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। एक कंपनी, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा डिस्काउंट का क्या मतलब होता है। डिस्काउंट का मतलब होता क्या है, मान लो फेस वैल्यू 10 रुपए है, मार्केट वैल्यू 100 रुपए है, और कंपनी अपना शेयर 90 रुपीज पर इशू कर रही है,
क्या कर सकती है? प्रवीण बेटा सी पॉइंट में डिबेंचर्स भी दिया हुआ है। आय हाय हाय हाय, सी पॉइंट में डिबेंचर्स भी छुटा हुआ है। सी पॉइंट में डिबेंचर्स बेटा वो यूटिलाइज किस पर्पस के लिए कर सकते हैं वो लिखा हुआ है, ठीक है। यूटिलाइज किस चीज के लिए कर सकते हैं? कलेक्शन की बात जो हुई है, जिस प्रीमियम पर लगाया गया वो शेयर्स है, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सी पॉइंट जहां डिबेंचर्स लिखा है वो यूटिलाइजेशन किस लिए कर सकते हैं वो लिखा हुआ है। तो लॉ कहता है द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। कंपनी ऐसा कर सकती है बिकॉज ये डिस्काउंट पे नहीं है। डिस्काउंट का मतलब होता है, डिस्काउंट का लॉ में मतलब है डिस्काउंट का दैट इज लेस देन फेस वैल्यू। डिस्काउंट का मतलब क्या है? लेस देन फेस वैल्यू, ठीक है, लेस देन फेस वैल्यू। सारे बच्चे अमन का एक बारी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जल्दी से अमन का क्वेश्चन पढ़ लो। सिक्योरिटी प्रीमियम काइंड में कैसे आ सकता है? अमन का क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। चलिए, लेस देन, तो अगर कंपनी 5 रुपए का इशू प्राइस रखती है जबकि उसका फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो मना क्या है? लॉ ने यह क्या किया हुआ है? प्रोहाइबिट करा हुआ है। क्या किया हुआ है? प्रोहाइबिट किया हुआ है, ठीक है, प्रोहाइबिट किया हुआ है, ठीक है, प्रोहाइबिट। ओके सर, ओके सर। नाउ नाउ लेकिन 3 केसेस में कंपनी ऐसा कर सकती है। लॉ कहता है, देखो नॉर्मल रूल क्या है बेटा? नॉर्मल रूल यह है, नॉर्मल रूल यह है कि कंपनी फेस वैल्यू से कम पे, फेस वैल्यू से कम पे शेयर्स, अगेन शेयर्स, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, ठीक है, इशू नहीं कर सकती, इशू नहीं कर सकती। लेकिन 3 ऐसे केसेस हैं, 3 ऐसे केसेस हैं। कितने? लॉ में ऐसे 3 केसेस हैं जहां पर कंपनी ऐसा कर सकती है। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। केस नंबर 1 क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर्स। केस नंबर 1 क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, दैट इज सेक्शन नंबर 54, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट है बेटा स्वेट इक्विटी शेयर्स के बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आइए, स्वेट इक्विटी शेयर्स के बाद नेक्स्ट है डेट रीस्ट्रक्चरिंग। डेट रीस्ट्रक्चरिंग हम सीखेंगे ये क्या होता है, डेट रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। और तीसरा, तीसरा मेरे बच्चा, तीसरा डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान, स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान। ये 3 केसेस ऐसे हैं जहां पर कंपनी क्या कर सकती है? अपने शेयर्स की फेस वैल्यू से कम पर भी दे सकती है शेयर्स को, शेयर्स की कम फेस वैल्यू पर भी दे सकती है। ये 3 केसेस बेटा ऐसे हैं। पहला केस तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा अगले सेक्शन में ही, सेक्शन 54 में। मेन हमें जो समझना है वो कौन सा समझना है? एक डेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है समझना है, और स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है ये समझना है। तो फटाफट मेरे साथ समझेंगे पहले डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू। डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को हम समझते हैं, डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। नॉर्मली क्या होता है बेटा? नॉर्मली क्या होता है बेटा कि एक बैंक है, मान लो एसबीआई, उसने कंपनी को
300 करोड़ रुपए का लोन दिया था। कितने का लोन दिया था? 300 करोड़ रुपए का लोन दिया था। बट कंपनी ने बेटा उस पे क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया, यानी पे नहीं कर पाई। यानी कंपनी 300 करोड़ रुपए प्रिंसिपल का पे नहीं कर पाई, प्रिंसिपल का पे नहीं कर पाई, ठीक है। और उस पर मान लो इंटरेस्ट भी 50 करोड़ का पे नहीं कर पाई, यानी टोटल 350 करोड़ कंपनी पे नहीं कर पाई। तो यह कंपनी क्या बन जाएगी? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या बोलते हैं इसे बेटा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि यह बैंक के लिए परफॉर्म नहीं कर रही। बैंक को लग रहा था कि पैसा आएगा बट नहीं आया, ठीक है। ओके सर। अब इसके बाद हुआ क्या, ध्यान से सुनना। अब क्या होगा? कंपनी के डायरेक्टर्स बैंक के पैर पकड़ लेंगे। अच्छा मुझे बताओ, नॉर्मली पैसा क्यों नहीं दे पा रही होगी कंपनी? क्या रीजन होगा कि कंपनी बैंक का पैसा नहीं दे पा रही होगी? हो सकता है कंपनी जो है लॉस में चल रही होगी। दिस कैन बी द रीजन, है ना। एक रीजन ये हो सकता है कि कंपनी जो है लॉस में चल रही होगी, हां या ना? हां सर, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कंपनी लॉस में चल रही होगी, तभी तो पैसा नहीं दे पा रही, वरना तो पैसा दे देती, वरना तो पैसा दे देती आ रहा होता तो यहां पर कंपनी के डायरेक्टर्स जाते हैं किसके पास? बैंक के पास। और बैंक को बोलते हैं कि बैंक, हमें लगता है हमारी कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट करेगी, हमें मौका दे दो। हमें क्या दे दो? मौका दे दो, मौका। तो बैंक क्या करता है? बैंक कहता है चलो मैंने तुम्हें मौका दिया, और क्या करता है? अपने लोन को रीस्ट्रक्चर कर देता है, लोन को रीस्ट्रक्चर कर देता है। कहता है मैंने तुमसे कितना लेना है? कहता है मैंने तुमसे लेना है 350 करोड़, ठीक है। तुम क्या करो, 350 करोड़ में से, सुनना ध्यान से, 200 करोड़ रुपए का मैं फ्रेश लोन मान लेता हूं और तुम्हें इस पर 5 साल एक्स्ट्रा दे देता हूं। क्या करता हूं? 5 साल एक्स्ट्रा दे देता हूं। 200 करोड़ रुपए का मैंने तुम्हें क्या दे दिया? फ्रेश लोन मान लो, तुम्हारे को 5 साल एक्स्ट्रा दे दिए, और बाकी के बचे 150 करोड़ के बदले तुम मुझे अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे दो, इक्विटी शेयर्स दे दो, यानी मेरे लोन को कन्वर्ट कर दो इक्विटी शेयर्स में। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यस और नो? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस अमन बेटा, चलिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना? हां। अब देखो, मान लो कंपनी की फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपए और मार्केट वैल्यू चल रही है 5 रुपए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी की फेस वैल्यू ज्यादा हो और मार्केट वैल्यू कम हो? क्या ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल है? बिल्कुल लगेगा मनीष बेटा, रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बिल्कुल लगेगा। 200 करोड़ पे जो नया इंटरेस्ट रेट तय होगा 5 साल तक, उस पर लगाया जाएगा इंटरेस्ट, बिल्कुल लगाया जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। हो सकता है। तो यहां पर अब मुझे बताओ, अगर कंपनी 150 करोड़ फेस वैल्यू के शेयर्स देगी, 150 करोड़ फेस वैल्यू के शेयर्स देगी, क्या एसबीआई एक्सेप्ट करेगा? अगर कंपनी, ठीक है, अगर कंपनी एसबीआई को 150 करोड़ फेस वैल्यू के शेयर्स देगी तो बैंक कहेगा हट, इनकी रियल वैल्यू तो मार्केट में 75 करोड़ ही है, मुझे मत पागल बना। इनकी रियल वैल्यू तो मार्केट में कितनी है? 75 करोड़ ही है, 75 करोड़ ही है ना। तो मुझे तुझसे 150 करोड़ चाहिए, तो कितने के शेयर्स मांगे जाएंगे? जल्दी बताओ, कितने के फेस वैल्यू शेयर्स लेगी एसबीआई? एसबीआई कहेगा हट, मुझे मेरे 150 करोड़ के लोन के बदले कम से कम कितने चाहिए होंगे? 300 करोड़ फेस वैल्यू के शेयर्स चाहिए, क्योंकि उनकी रियल वर्थ 150 करोड़ है। और यहां पर फिर एंट्री पता है क्या पड़ेगी? एसबीआई ओल्ड लोन डेबिट
या ओल्ड आउटस्टैंडिंग डेबिट 350 करोड़ टू एसबीआई न्यू लोन, टू एसबीआई न्यू लोन, एसबीआई का नया लोन कितने का था 200 करोड़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 300 करोड़ और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डेबिट, डेबिट कितना है 150 करोड़। टैली हो गया ना, देख लेना टैली हो जाएगा। सो बीइंग डेट रीस्ट्रक्चर्ड, बीइंग डेट रीस्ट्रक्चर्ड, क्लियर है। तो लॉ कहता है ये अलाउड है, बट ये पता है क्यों अलाउड है, बिकॉज लोन रीस्ट्रक्चरिंग बेटा आरबीआई की इशू गाइडलाइंस के अंडर होती है। आरबीआई ने इसकी डिटेल गाइडलाइंस दी हुई है, आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर यह काम होता है। तो बेटा प्रीमियम पर करेगी मनीष, कॉमन सेंस यूज करोगे तो प्रीमियम आ जाएगा आंसर। यहां तक ओके है सबको, यस और नो? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो लॉ कहता है दिस इज अलाउड, दिस इज अलाउड, दिस इज अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा स्टैच्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। स्टैच्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान को, ये क्या होता है? स्टैच्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान एक नया लॉ आया है, आप पता नहीं सीए फाइनल में आप सीखोगे कि नहीं सीखोगे, बट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी लॉ आया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर कंपनी मान लो चुन्नू ने कंपनी को 10 लाख रुपए के गुड्स दिए थे, 10 लाख के गुड्स दिए थे, बट कंपनी चुन्नू को 10 लाख रुपए नहीं दे पाई, बट कंपनी चुन्नू को 10 लाख रुपए नहीं दे पाई, तो चुन्नू क्या करता है, एनसीएलटी में चला जाता है। कहां चला जाता है बेटा? एनसीएलटी में। ओके, एनसीएलटी में चला जाता है। कहां चला जाता है? एनसीएलटी में चला जाता है। और एनसीएलटी में जाने के बाद कंपनी को बुलाया जाता है कि कंपनी तुमने ये 10 लाख रुपए क्यों नहीं दिए चुन्नू के? और कंपनी कहती है हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, हमारी हालत बहुत खराब है, हमें बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं। उस केस में क्या होता है? ठीक है, उस केस में कंपनी को, ठीक है, लॉ क्या करता है, कंपनी में एक प्रोफेशनल अपॉइंट करता है और उसे बोलता है कि तुम एक नया प्लान बनाओ। क्या बनाओ? नया प्लान, कि इस कंपनी को चलाने का कोई रास्ता है, क्योंकि अगर कंपनी बंद हो गई तो बहुत सारे लोग अपनी नौकरी खो बैठेंगे, बहुत सारे लोग नौकरी खो बैठेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यह प्रोफेशनल एक नया प्लान बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैच्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान। इस पर सारे क्रेडिटर्स का, ठीक है, इस पर सारे क्रेडिटर्स का अप्रूवल लिया जाएगा और अगर वो चाहेंगे तो फिर इस प्लान को फॉलो किया जाता है। अदरवाइज अगर प्लान पसंद नहीं आया तो कंपनी बंद कर देते हैं, अगर प्लान पसंद नहीं आया तो कंपनी बंद कर देते हैं। बट अगर क्रेडिटर्स को प्लान पसंद आ जाता है तो उस केस में क्या होता है, स्टैच्यूटरी कंपनी को रिवाइव करने के लिए यह प्लान बनाया जाता है। ठीक है, ओके सर। नाउ मेरे बच्चा, सेम यानी एंट्री यहां पर भी सेम होती है। जो एंट्री मैंने आपको एसबीआई की वहां सिखाई थी, यहां भी सेम होगी, बस एसबीआई की जगह क्रेडिटर्स होंगे, बैंक की जगह क्रेडिटर्स होंगे, यही फर्क है। बाकी कॉन्सेप्ट, एंट्री थोड़ी चेंज होती है यार, बैंक से एंट्री तो यार सेम ही रहेगी ना यार। ठीक है, ओके सर। तो आइए इस सेक्शन को कंप्लीट कर लें, दैट इज प्रोहाइबिशन ऑन इशू
ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट सेक्शन नंबर 53, अगर कंपनी का इशू प्राइस फेस वैल्यू से कम है तो कंपनी ने हम बोलेंगे डिस्काउंट पे इशू करे हैं, और जो डिफरेंशियल अमाउंट है दैट इज डिफरेंशियल अमाउंट मतलब इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू, उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट का अमाउंट कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी की फेस वैल्यू 100 रुपए है और उसने 95 रुपीज पे इशू करा तो 5 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया है, 5 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया है। नाउ देखो, पहले एक ही पर्पस हुआ करता था, अलाउड था, अब 3 पर्पस हो गए। 9 फरवरी 2018 से 3 पर्पस कर दिए, पहले एक ही पर्पस हुआ करता था। इस वाले डब्बे में सिर्फ इतना ही लिखा है कि पहले सिर्फ कितने पर्पस थे, एक था। 2018 में 2 पर्पस और ऐड हो गए जो मैंने अभी अभी आपको समझाए। तो यही कहता है, देखो, एक कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है, लेकिन उसका पहला एक्सेप्शन क्या है, पहला एक्सेप्शन है स्वेट इक्विटी शेयर्स। दिस इज फर्स्ट एक्सेप्शन, दिस इज फर्स्ट एक्सेप्शन। उसके बाद आपका सेकंड एक्सेप्शन यहां लिखा हुआ, ये देखो, ये रहा कि अगर शेयर्स क्रेडिटर्स को डिस्काउंट पे दिए जा रहे हैं क्योंकि उनका लोन शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, मे बी रेजोल्यूशन प्लान की वजह से, मे बी डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम की वजह से, सो दिस इज द सेकंड एक्सेप्शन, दिस इज द थर्ड एक्सेप्शन। ठीक है, ये 3 टोटल एक्सेप्शन है बेटा। अगर कंपनी इन तीन पर्पस के अलावा शेयर्स इशू कर देगी तो वो क्या माना जाएगा, वाइड माना जाएगा। अगर इन 3 पर्पस के अलावा कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करती है तो उसे वाइड ट्रांसफर, वाइड अलॉटमेंट माना जाएगा लॉ की नजरों में, और कंपनी को सारा पैसा जो मिला है वो वापस करना पड़ेगा। ठीक है अमन बेटा, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो क्या करोगे वो तुम डिसाइड कर सकते हो। ठीक है अमन, चलो, मुझे लगता है अमन तुम ना लेक्चर में हो आधा घंटा पीछे, है ना, तुम आधा घंटा पीछे चल रहे हो, और क्योंकि तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो आधा घंटा पीछे, तुम्हें जो डाउट आ रहे हैं, क्योंकि सेक्शन अभी चल रहा है प्रीमियम, है ना, एकदम बढ़िया सेक्शन चल रहा है डिस्काउंट विस्काउंट का, और तुम पढ़े हो अभी भी प्रीमियम पे, तो यार लेक्चर या तो मेरे साथ देखो, पीछे देख रहे हो तो यार डाउट क्यों डाल लो यार बीच में। चलिए, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बच्चा कह रहा है वो अभी सुन नहीं सकता है, लेकिन जब वो यहां तक आएगा तो उसे पता तो चल जाएगा कि मैंने उसे पेला है लेक्चर में, तो कोई बात नहीं। चलिए आइए, ठीक है, सुनो, छोड़ो यार उन सब बातों को, आइए, ठीक है, आ जाओ, वापस आ जाओ, सुन लो यार, सुन लो यार, प्लीज मेरी बात सुन लो यार। कंपनी को बेटा रिफंड करना पड़ेगा सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ, 12% पर एनम इंटरेस्ट के साथ, और ये इंटरेस्ट कौन सी तारीख से लगेगा, इशू डेट से लगाया जाएगा, इशू डेट से लगाया जाएगा। ठीक है, ओके सर, और पैसा तो वापस होगा ही होगा, साथ में पेनल्टी अलग लगेगी। एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, every officer who is in default up to an amount equal to the amount raised through the issue of shares at a discount, यानी जितना पैसा लिया है वो या 5 लाख, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। ठीक है, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 5 लाख रुपए या जितना पैसा उठाया, लोअर की पेनल्टी भी लगा दी जाएगी, लोअर की पेनल्टी भी लगा दी जाएगी। बाकी ये बोला है आरबीआई गाइडलाइन से होता है, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आरबीआई गाइडलाइन से होता है। चलिए यहां तक हो गया। नेक्स्ट एक बच्चे का छोटा सा और क्वेश्चन आता है, सर क्या डिबेंचर्स को, सर क्या डिबेंचर्स को या बॉन्ड्स को सर फेस वैल्यू से
कम पर इशू कर सकते हैं क्या, यानी फेस वैल्यू से, यानी डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं क्या, ये एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रियांशु बेटा ये पेनल्टी जो है वो इसलिए है अगर तुमने 3 पर्पस के अलावा शेयर इशू कर दिए, उसकी पेनल्टी है। तो लॉ कहता है द आंसर इज यस, आप शेयर्स नहीं कर सकते हो बट डिबेंचर्स कर सकते हो, क्योंकि डिबेंचर्स में वैल्यू निकालने का एक मेथड आपका, ठीक है, होगा। डिबेंचर्स में एक वैल्यू निकालने का एक मेथड होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। इस मेथड को आप, एक सब्जेक्ट आपके सिलेबस में होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, वहां पर आप इस मेथड को सीखेंगे और उस मेथड से बेटा प्राइस निकाला जाता है, डिबेंचर और बॉन्ड का इशू प्राइस। तो यही बात यहां पर लिखी है कि सेक्शन 52 और 53 सिर्फ शेयर्स की बात करते हैं, लेकिन वो डिबेंचर्स या बॉन्ड्स की बात नहीं करते हैं, जिनका प्राइस यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड से निकाला जाता है, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड से निकाला जाता है। चलिए, इसमें होमवर्क दे देता हूं आपको बेटा और देखता हूं कोई और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि अब अगला सेक्शन तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो होमवर्क दे देता हूं और फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यस पूजा, बिल्कुल, दोनों का पूजा, शेयर्स का भी और डिबेंचर्स का भी, क्योंकि शेयर्स कैपिटल होती है, डिबेंचर लोन होता है दानियल। ठीक है, चलिए, होमवर्क दे रहा था मैं, एक बार देख भी लेता हूं कि क्वेश्चन सही दे रहा हूं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लिखा हुआ है, तो हाँ, एप्लीकेशन ऑफ शेयर प्रीमियम, तो ये होमवर्क हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा होमवर्क में, और ये आपका होगा डिस्काउंट पे ना, इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना सा आंसर ये होमवर्क हो जाएगा। तो हमारा 3 और 4 होमवर्क में है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, पेनल्टी किस चीज की लगती है बेटा, अगर किसी कंपनी ने 3 पर्पस के अलावा किसी और, देखो 3 ही मेथड अलाउड है, स्वेट इक्विटी शेयर और ये सब, यस और नो, 3 ही मेथड अलाउड है ना यार, उसके अलावा अगर करोगे डिस्काउंट पे तो फिर पेनल्टी तो लगनी चाहिए ना यार। चलिए, 3 और 4 क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। ओके सर, उसके बाद लेट्स हैव अ 2 मिनट समरी। एमसीक्यू बेटा चैप्टर के एंड में होंगे बेटा, अभी चैप्टर खत्म कहां हुआ है, कहां हो बेटा नारायण तुम। ठीक है, एमसीक्यू चैप्टर के एंड में होंगे। चलिए, 2 मिनट समरी में आज हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा, आज तो हमने बहुत सारे सेक्शन पढ़ लिए भाई साहब, मुझे यकीन, लेकिन छोटे छोटे एक एक लाइन के सेक्शन थे, वो खुश होते हो तुम लोग एक एक लाइन के सेक्शन पढ़ के। चलिए, एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जय बेटा, जब बायबैक का आएगा सेक्शन तब बता दूंगा, वेट कर लो बेटा। क्यों, मैंने 4 बार क्लास में बोल दिया है, सेक्शन 68 बायबैक का आएगा, जिस दिन वो आएगा उस दिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए, सेक्शन नंबर 49 में हमने क्या पढ़ा था भैया, सेक्शन नंबर 49 बोलता था कॉल्स ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, कॉल्स ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, कि भैया अगर आप सेम क्लास के शेयर से पैसा मंगाओगे तो सबसे मंगाना पड़ेगा, आप सेलेक्टिवली नहीं मंगा सकते हो। सेक्शन 50 बोलता है कॉल्स इन एडवांस, एक कंपनी अपने पास कॉल्स इन एडवांस तब तक नहीं रख सकती जब तक उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से उसे पावर नहीं मिलती, अगर आर्टिकल्स में पावर नहीं है तो पैसा वापस कर देना। सेक्शन 51 डिविडेंड नॉर्मली तो पे होता है बेटा, डिविडेंड नॉर्मली तो पे होता है फेस वैल्यू पे, लेकिन अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने उसे पावर दी है तो वो पेड अप शेयर कैपिटल यानी पेड अप अमाउंट पर भी डिविडेंड दे सकती है, पेड अप अमाउंट पर भी डिविडेंड दे सकती है। सेक्शन 52 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लॉ कहता है कि इसके 5 पर्पस, शेयर्स पे
कंपनी ने जो शेयर्स पे प्रीमियम कमाया है उसके 5 पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकती है। अगर उन 5 पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, तो हम उसे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मानेंगे और उस पर लगेगा सेक्शन नंबर 66 लग जाएगा। यानी नॉर्मल सिर्फ 5 ही कर सकते हैं। और इसको और एडवांस ले गई एक और बात कि कंपनी, कुछ स्पेसिफाइड कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेंगी ना, जिसपे सेक्शन 133 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, उनको 5 की जगह सिर्फ और सिर्फ 5 की जगह सिर्फ और सिर्फ 3 ही जो है तरीके यूज करने के लिए दिए जाएंगे, 3 ही तरीके यूज करने के लिए दिए जाने वाले हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम का मतलब होता है इश्यू प्राइस जब फेस वैल्यू से ज्यादा होता है, इश्यू प्राइस जब फेस वैल्यू से ज्यादा होता है। सेक्शन 53 में हम बोलते हैं प्रोहाइबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ठीक है, यहां पर वो बोलते हैं कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को फेस वैल्यू से कम पर इशू नहीं कर सकती, फेस वैल्यू से कम पर इशू नहीं कर सकती। अगर करेगी तो सारा पैसा रिफंड देना पड़ेगा, इंटरेस्ट अलग से देना पड़ेगा, पेनल्टी अलग से लगेगी, पेनल्टी अलग से लगेगी। ठीक है, ओके। उसके बाद लेकिन 3 ऐसे केसेस हैं जहां पर कंपनी डिस्काउंट पर कर सकती है। पहला है स्वेट इक्विटी शेयर, जो हम कल सीखेंगे क्या होता है सेक्शन 54 में। उसके बाद आता है डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, जो आरबीआई रेगुलेशन से चलती है। और एक आता है स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान, जो हम आईबीसी में, आप जब थोड़े बड़े होंगे तो शायद आप सीखोगे, दैट इज स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान। ये हमने आज की क्लास में खत्म किया है। तो चलिए मैं ऊपर भी टॉपिक लिख देता हूं। फिफ्टी फोर तो हुआ नहीं है ना अभी। चलिए, आज भी हमेशा की तरह हम लोग टारगेट से हार गए, बट कोई बात नहीं। ठीक है, नारायण बेटा ये बच्चे मानते नहीं है बेटा, मैं तो ले लूंगा, ये बच्चे माने। अर्शिल बेटा सुबह जल्दी उठा करो, मेरी तरह सुबह जल्दी उठा करो। मैं बेटा सुबह 10 बजे उठ जाता हूं बेटा, मेरी तरह जल्दी उठा करो बेटा अर्शिल। चलिए टाटा बाय बाय। हाँ थैंक यू स्लाइड, बच्चा कह रहा है थैंक यू स्लाइड दिखा दो, इतने दिन से थैंक यू स्लाइड नहीं दिखे। अरे यार तुम लोग भी ना यार। ये लो थैंक यू स्लाइड।